नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधो ने सट में स्वागत है। और आज वैसे घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता नजर आ रहा है। एक और बांकीपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सीट खाली करी, वो भारतीय जनता पार्टी हार गई है बिहार में। दतिया में भारतीय जनता पार्टी हार गई, वहां कांग्रेस जीत गई। नरोत्तम जी को टिकट दिया और फिर वापस ले लिया, तो यहां पर भी उनको मुंह की खानी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात में मांजलपुर का जो उपचुनाव था, वो तो भारतीय जनता पार्टी पहले से जीतती आई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन की जो सीट थी, उनके पिताजी भी वहां जीतते थे, वो भी जीतते रहे हैं। मेरे ख्याल से 3 दशक से वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, आरएसएस के पास थी, ये उन्होंने गंवा दी है। इसको कैसा आप लेते हैं? ये जैन जी का असर है, बिहार में AK-47 चलाया तो उसका असर है। दूसरी बात, पीके को जेडीयू ने उपाध्यक्ष जब बनाया, तब तो अमित शाह ने उनका रेकमेंड किया था नीतीश कुमार को, और फिर वो जेडीयू से निकल चुके। और अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी आलोचना करने में मेरे ख्याल से उनके जैसा कोई और नहीं लगता है। कांग्रेस ने भी मेरे ख्याल से उनका समर्थन किया था इस बार उम्मीदवारी में। दूसरा जो घटनाक्रम है दिल्ली का, उसमें मेरे ख्याल से फिर से जंतर मंतर पर एनएसयूआई सक्रिय हो गई है धरना देने में। एक हमारे दर्शकों को एक बात बता दूं कि अजय शुक्ल जी की बेटी, उसने भी जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुए उसमें हिस्सा लिया था, और उसका वीडियो भी मेरे ख्याल से अजय जी ने ट्विटर पर डाला था, वो हमने सुना था। बाहोश बच्ची है, उसके लिए हमें गर्व भी है, क्योंकि वो अभी से कितनी सूझबूझ रखती है ये हमें मालूम पड़ता है। और ये जैन जी जो है, उसमें कितनी सूझबूझ है कि मोदी को अभी संसद गृह में आने से भी मेरे ख्याल से शर्म आती है। अमित शाह को भी शायद शर्म आती है। या तो वो विपक्ष को कैसे खत्म किया जाए और परिसीमन विधेयक को कैसे लाया जाए, उस चिंता में उद्वेड़ में होंगे। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मगर ये सब मसले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है, और राज्यों में भी चुनाव होना है विधानसभाओं के। तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनावजीवी है, वो हमेशा चुनाव पर ही निर्भर है, मगर अब मेरे ख्याल से उसका सूरज अस्ताचल पर नजर आ रहा है। ऐसा आज के उपचुनावों के परिणाम और जैन जी की जागृति के बाद में जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और अभी भी अमित शाह का और मोदी का इस्तीफा लेने के लिए जैन जी में अभी भी एक माहौल बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर अजय जी से हम बात करेंगे। अजय जी, आपका विश्लेषण सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। अजय जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बात कही, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। वाह। जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। पेपर लीक ने उनका आज छीना है और रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल। सही बात है। क्योंकि वो परेशान है, इसलिए वो आवाज बढ़ रहा है, और आज जैन जी खड़ा हो रहा है। तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो आज साबित होती है। आज जगह जगह भारतीय जनता पार्टी उन प्रदर्शन करने वाले लोगों को, बच्चों को धमका रही है, डरा रही है। मुझे भी किसी का फोन आया कि आपकी बच्ची ने ऐसा शब्द कहा, हम FIR करा देंगे, ये करा देंगे। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा तुमने भी गाली दी थी ना बेटा, जेल जाओगी अब। तो कहती चले जाएंगे।
अरे हमने कहा जेल जाओगी जी, 14 साल की है। मैंने कहा जेल जाओगी। हाँ तो कहा चले जाएंगे, तो आपको क्या परेशानी है? अरे मैंने कहा परेशानी क्यों नहीं, मेरी बेटी जेल में जाएगी, फिर मुझे परेशानी नहीं होगी। तो बोली अच्छा ज्यादा परेशानी तो मुझे निकाल दीजिए घर से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा माफी मांग लेना। कहती मैं माफी मांगूंगी, माय फुट। और गुस्सा के मेरे से चली गई अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद में उसने एक वीडियो बना के अपनी मम्मी के फोन से मुझे भेजा व्हाट्सएप पे। मैं वो दिखाता हूँ। पहले बताना चाहिए था आपको ज्यादा। मोदी जी आपको पहले बताना चाहिए था, आपको ज्यादा गालियां खाने की आदत है, हम तो आपको कम गालियां दे बैठे। रही बात, हम आपको सॉरी वॉरी बोलने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं कि हम आपको सॉरी बोलेंगे। और वैसे भी सॉरी उनको बोला जाता है जिनकी रिस्पेक्ट होती है नेशन में, ना कि वो जो एरे गहरे यूजलेस आपके जैसे लोग हैं। और आप हमें क्या इंडियन कल्चर सिखा रहे हैं कि लड़कियों को गालियां नहीं देनी चाहिए? तो आप खुद तो सीखिए। अगर ये गिनने बैठ गया आपने गांधी फैमिली को कितनी गालियां दी हैं तो साल बीत जाएंगे। मोदी जी आपको पहले बताना चाहिए। तो उसने सही बात। ये कह के कि आपने गांधी फैमिली को जितनी गालियां दी हैं तो उसको भी बात करें तो साल बीत जाएंगे। तो इसी तरीके से उसने जब ये कहा तो निश्चित रूप से मतलब मुझे लगा, और फिर मैंने भी कहा कि नहीं अब तो इसको जो है कहना चाहिए और करना चाहिए। तो उसकी बात को मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने भी उसको सोशल मीडिया पे डाला कि हाँ ये जवाब है। तुम उन बच्चियों को डरा लोगे जो बेचारे कहीं से भी डर जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे या माफी मंगवा लोगे। ये तुम कोई वीरता का काम नहीं कर रहे हो इन बच्चों से माफी मंगवा के डटवा करके। अरे बड़ापन होता, मैं कह रहा हूं कितना बड़ा नरेंद्र मोदी बन जाते, इन जितने बच्चे गाली दिए थे इन सबको ढुड़वाते, सबको अपने यहां प्रधानमंत्री आवास पे बुलाते कि आज तुम सबका लंच हमारे साथ। 100, 200, 300, 400 बच्चे जो भी होते, और उन बच्चों को लंच कराते, उनके बच्चों जैसा वाला फास्ट फूड वाला जंजी वाला, और उनसे फिर कहते अच्छा ये बताओ तुम्हें गालियां दे के कैसा लगा। और फिर उन्हें सिखाते, कहते नहीं तुम अपनी बात को ऐसे नहीं ऐसे उठाते तो शायद ज्यादा अच्छा। आप याद करिए पंडित नेहरू को, पंडित नेहरू को गधा बना करके अखबार में छापा था, और पंडित नेहरू ने उस अखबार का मालिक पंडित नेहरू के पांव छूता था। पंडित नेहरू ने ये नहीं उससे कहा कि इसे नौकरी से निकाल दो। अरे वी शंकर को उन्होंने बुलाया था बाकायदा। हाँ वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने फोन किया, और फोन करके वी शंकर को, उस समय घर पे तो फोन होता नहीं था, ऑफिस में फोन था, वो मिलाया और कहा कि वी शंकर से बात करनी। वी शंकर से जब बात हुई तो उन्होंने बोला मैं जवाहर बोल रहा हूं। वो तो बेचारे घबरा गए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या इस गधे के साथ एक कॉफी पीना पसंद करेंगे। और वी शंकर के पास अपनी गाड़ी भेजी, उस गाड़ी से बुलाया उन्हें, उनके साथ में हाई टी की, और उसके उनसे कहा, और फिर ये भी कहा कि छोड़ना मत मुझे कभी भी, डोंट स्पेयर मी। यस डोंट स्पेयर मी। ये होता है, कहां राजा भोज और कहां ये, बस वही है। तो ये कितने बड़े हो गए नेहरू, और कितना छोटा हो गया नरेंद्र मोदी। माफी मंगवा रहे हो, अरे तुमसे किस बच्चे ने माफी मांगी है जो तुम माफ कर रहे हो? तुम क्या माफ करोगे जो इतनी घिनौनी, और ये कहने के बाद ये FIR दर्ज हो रही है, कार्रवाइयां हो रही कि माफ कर दिया, तुम ऐसा माफ कर रहे हो कि ये हो रहा। तो अब आप सोच लीजिए ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे। अच्छा आप देखिए बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? असल में तुमने पाप किया था, उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया आपने। उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, ईमानदारी से आप रिजल्ट लाते, ईमानदारी से परीक्षा करवाते, उन्होंने परीक्षा की फीस दी थी, वो कंज्यूमर है।
वो हकदार है एक स्वस्थ सिस्टम पाने के। फ्री का वो नहीं कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और आप पढ़ा रहे हैं उसका भी पैसा ले रहे हैं, क्योंकि अब आप कोई रियायत वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, भारी भरकम फीस लेते हैं। सही बात। आपने तो कमर्शियल सिस्टम कर दिया। तो अब आप एक बात बताइए, मैं अब छोड़िए, मैं अपने सगे भांजे का बताता हूं। उसके नीट में पहली बार आए थे, जो पहला नीट हुआ उसमें 596 नंबर आए, और उसके बाद में जब रीनीट हुआ तो पहले उसके 580 दिखा रहा था, 3 घंटे बाद चेंज होके उसके 400 कुछ हो गए, 100 नंबर के करीब कम हो। अब आप बताइए, उसका तो आपने भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। पहली बार उसे कोई भी चल रहा है, पहली बार में तो उसे गवर्नमेंट का कॉलेज मिल जाता, अब उसे नहीं मिलेगा। मेरी बहन इसलिए परेशान है कि वो कैसे अफोर्ड करेगी ईमानदारी से। मेरे बहनोई नौकरी करते हैं, वो कहां से उतना पैसा लाएंगे पढ़ाने के लिए, वो बड़ा परेशान है। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि दोनों रिजल्ट आप देखो, और इसके बाद आपने तो बच्चों के साथ में कितना बड़ा, तभी तमाम बच्चों ने आत्महत्या की। तो तुम उन 26 बच्चों के, और 26 वो रिपोर्टेड, उसके अलावा कुछ है जो नॉलेज में है, यानी उन 3 दर्जन से अधिक बच्चों के मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने अचानक सीबीएसई में 12वीं में ओएसएम चेकिंग का सिस्टम करके बच्चों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। चंडीगढ़ में एक बच्ची ने आत्महत्या की, ऐसे और तमाम जगह की, उनकी करीब 11-12 आत्महत्याएं हुई। अब आप बताइए, उन सबको मिला के करीब 50 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनका कौन है, कौन देगा? आपने अपने स्वार्थ में, अपने धंधे के लिए यह किया, और जब यह किया हो तो आप बताइए, माफी आपको मांगनी चाहिए कि उनकी? यही बात तो राहुल गांधी ने कही कि माफी तो आप मांगिए, वो क्या मांगे? माफी मांगने का काम आपने किया है। तो यह स्थिति, फिर आपने यही नहीं रुके, जब वो एक स्वच्छ व्यवस्था बनाने की बात मांग करने के लिए आए, तो आपने उनसे वार्ता करने की बजाय उन पर लाठी चलाई, उन पर गोलियां चलाई, पैलेट गन चलाई, आपने उन पर कील लगे हुए डंडों से हमला कराया। आपने घातक हथियारों की श्रेणी में आने वाले उन हथियारों का इस्तेमाल किया जो राष्ट्र विरोधी ताकतों और बलवाइयों पे किया जाता है। बच्चों ने कहीं उपद्रव नहीं किया, पत्थर भी यही लेके आए, वो भी साबित हो गया कि उस गाड़ी में पत्थर भर के ये लाए थे, और पत्थर लाने के बाद में उनसे पथराव भी इन्होंने ने किया, इन्हीं के गुंडों ने सारा काम किया, सादी वर्दी में इनके गुंडे थे, और इसी तरीके से आरएसएस और दूसरे लोग। तो ये अपने आप में साबित है कि इन्होंने हिंसा की, इन्होंने ही ये सारे कर्म किए, और फिर ड्रामा कराते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम, उनको बैठा के, औरतों को और उनको बच्चियों को, कि मेरे पापा आए तो खून से लथपथ वर्दी थी। अरे भाई, किसी को चोट लगेगी तो अस्पताल जाएगा कि सीधे घर आएगा खून से लथपथ? मेरे पिता, जिन दिनों, ये बात है 1980 के दशक की, शायद 79 की या 80 की बात, मेरे पिताजी बांदा डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे, यूपी का बांदा डिस्ट्रिक्ट जिसमें चित्रकूट वगैरह आता है। अब तो चित्रकूट अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, तब उसी में होता था। तो वहां डकैतों का इलाका होता था, मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, कभी मध्य प्रदेश आ जाता है, कभी यूपी आ जाता है, आप निकलेंगे। तो मेरे पिताजी वहां पोस्टेड थे, एंटी डकैती सेल के उस समय प्रमुख थे, और उस पूरे डकैती वाले इलाके, यूपी, मध्य प्रदेश और इन पूरे में वो ऑपरेशन करते थे। मेरे पिता को गोली लगी थी, आज भी ये हाथ यूं रहता है, इसमें रॉड पड़ी हुई है, इधर गोली लगी, 6 गोलियां लगी थी। 8 महीने तक कोमा में रहे थे, कोमा में। सबने मान लिया था कि मर गए। मैं दूसरी क्लास का स्टूडेंट था। सोचिए, मैं आज जो है शायद कहीं होता ही नहीं अस्तित्व में, कह दीजिए। अब आप ये सोचिए, मेरे पिता की उस समय डेथ हो गई होती, हमारा परिवार में कोई और था नहीं, कुछ क्या होता, कैसे होता।
लेकिन इन सब भावना से मेरे पिता ये थोड़ी ना है कि वहां आ गए थे तो सीधे अस्पताल चले गए। हम लोगों को तो 7 दिन बाद पता चला कि कहां है। 7 दिन बाद हम लोगों को बताया गया था। हम लोग तो बांदाई में रहते थे, उससे पहले हमारे कानपुर में जो परिवार के लोग रहते थे उन्हें पता चला। फिर वहां से चाचा आए, फिर उन्होंने पूरा मम्मी को पहले वो किया, फिर समझाया, फिर हम लोग कानपुर आए। मैं तीसरी क्लास नहीं पढ़ा हूं, आपको बताऊं, क्योंकि मैं तीसरी क्लास के समय में पिताजी के साथ अस्पताल में होता था। प्राइवेट रूम था, वही रूम में मैं खेलता था। वहीं का जो मेडिकल कॉलेज का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज जो है उसी में पापा थे। मैं तीसरी क्लास नहीं पढ़ा। सोचिए आप, ये होती है। तो ड्रामे करने से मेरी माँ ने तो नहीं कहीं जाके कहा मेरे पति को गोली लग गई, मेरे पति ये, कभी नहीं। राष्ट्रपति पदक मिला, सब कुछ मिला बाद में सब कुछ, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था। मैं ये उदाहरण एक दे रहा हूं कि मैं खुद उस परिवार से हूं। क्यों? मेरी मां के एक आंसू नहीं थे। मेरी मां इस बात की चिंता कर रही थी कि कैसे इन्हें बचाया जाए और कैसे बच्चों को पाला जाए, यह स्थिति थी। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। तो ये इसलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने यह पाप किया है और उसके बाद ड्रामे करा रहे हैं। अरे भाई, तुम तो सीधे आते कि गलती हो गई बच्चों, हम व्यवस्था सुधारते हैं, आओ बैठो, तुम भी बैठो, सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, आपके पास जो आइडियाज हैं वो हमें शेयर करो, हम आपके साथ बात करते हैं और फिर हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कुछ नहीं हो। आपने तो वो नहीं किया। आपने तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, बच्चों को खत्म करने का काम किया। तो आज वही सिंहासन हिला रहे हैं और उन्होंने हिला दिया। मैं शुरुआत आपके गुजरात से ही कर देता हूं। आपके बड़ोदरा में जिस सीट पर इलेक्शन हुआ, आप देखिए पिछले चुनाव में वहां 1 लाख कितने हजार वोट से वो जीता था बीजेपी का कैंडिडेट पटेल, याद है? अब कितने से जीता है? 30,000 से, यानी करीब 71,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। जीत का अंतर 71,000 समथिंग कम हो गया। ये अपने आप में बता रहा है बीजेपी 50% से भी कम पे टोटल पे आ गई। और जीत की बात करें तो जीत का अंतर में 70,000, वैसे 71,000 कम। तो ये कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मॉडल है वो हिल गया। यदि ईमानदारी से चुनाव होगा तो ये पूरे देश में निपट जाएगा। दतिया में आप देखिए, इन्होंने पूरी ताकत, पूरी सरकार लगा दी थी। सामान्य तौर पे होता है जहां उपचुनाव होता है वहां पर सदैव सत्ता पक्ष जीतता है। आप देखिए दतिया में इन्होंने पूरी ताकत लगाने के बावजूद कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, जबकि पिछला जिसको अयोग्य बीजेपी के लोगों ने घोषित कराया था उसने गद्दारी की, उसे कांग्रेस पार्टी ने निकाला है कल। बावजूद इसके कांग्रेस का कैंडिडेट जीता और बीजेपी हारी। तीसरा देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका मैं बताना चाहूंगा स्पेशली, नितिन नवीन, आज से 26 साल पहले मैं पटना हिंदुस्तान का प्रमुख संवाददाता था और वहां पर सबसे बड़ा अखबार उस समय वही होता था। और जो आजकल हरिवंश बैठा हुआ है क्या कहते हैं उपसभापति बन के राज्यसभा में, प्रभात खबर का प्रधान संपादक होता था। प्रभात खबर उस समय छोटा सा अखबार था, छोटा, हाँ, रांची का। अब आप ये सोचिए उस समय की बात बता रहा हूं। उस समय इसके बाप जो है हुआ करते थे वहां से विधायक, वो मेरे पास आते थे प्रेस रिलीज लेके, अरे शुक्ला जी लगा दीजिए लगा दीजिए लगा दीजिए, छोटी सी खबर लगवाने। क्योंकि हिंदुस्तान लिखा जाता था, स्लोगन बिहार की पहचान हिंदुस्तान। तो मुझे वह दिन याद है। और उसके बाद में रांची जब लॉन्च हुआ तो रांची एडिशन का पहला सिटी चीफ बन के मैं ही गया था और दोनों का, इंग्लिश हिंदी दोनों का सिटी चीफ था। तो
अब आप ये सोचिए, मैं वह दिन याद करता हूं, नितिन नवीन आता था, पांव छूता था मेरे, अरे अपना लड़का है। तो पंडित जी करके तो कहा, अरे पंडित चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो है वो कहते थे कि पीपल का पेड़ बड़ा हो छोटा हो उसके पांव छुए जाते हैं, पंडित जी आशीर्वाद दीजिए। आप इससे समझिए, तो वही नितिन नवीन की वो सीट जो 1989 से उनके पास है, उनके बाप के बाद नितिन नवीन, ये स्थिति, ये परिवारवाद का जो नमूना है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद का नमूना। अब आप सोचिए, वहां पर पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी हार गई और कांग्रेस के समर्थन से प्रशांत किशोर जीत गए। क्यों कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया? क्योंकि कांग्रेस की इच्छा के विपरीत कांग्रेस से जो चली गई थी उसे आरजेडी ने टिकट दिया था समगुप्ता करके, और उसके बाद में कोई बात नहीं, तो कांग्रेस ने कुछ तब प्रयास नहीं किया था। इस बार भी उसी को इन्होंने जब टिकट दिया तो कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिया कि हरवाओ तुम, और उसके बाद नितिन नवीन को, असलियत में हार नितिन नवीन की है, सीधी बात है, सीधी बात है। तो नितिन नवीन किसी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हारा नहीं, नितिन नवीन की क्यों, ये तो मोदी की हार है। मोदी वही बता रहा हूं कि ये सब होने के बाद मोदी और अमित शाह का पसंदीदा वहां प्रत्याशी उतारा गया, प्रत्याशी बदला गया। सोचिए आप, तो ये सब चीजें अपने आप में, तो ये भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा है। तो इससे आप समझ सकते हैं यह सत्य है इनके। मगर ये बताएं कि ये जो जेन जी का चल रहा है, तो उसमें मोदी शाह संसद गृह में नहीं आ रहे हैं, तो उनके इरादे क्या हो सकते हैं? इरादे क्या, डर दिखाई दे रहा है साफ साफ। 13 दिन गुजर चुके हैं संसद सत्र शुरू हुए, 20 तारीख को शुरू हुआ था। आज हम आप जब बात कर रहे हैं 3 तारीख खत्म हो चुकी है। तो अब आप सोचिए कि 13 दिनों से भागा हुआ है देश का गृह मंत्री, भागा हुआ है देश का प्रधानमंत्री, अपनी जहां उसकी जवाबदेही है उस संसद के सदन के भीतर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्यों? आइए जवाब दीजिए, क्यों गोली चलवाई, क्यों ये किया, क्या हुआ? सवाल हो जाए, जवाब हो जाए। इसीलिए कहा जा रहा है, संसद के भीतर कहा जा रहा है, परिसर में, कि संसदन के भीतर कहा जाता है नरेंद्र मोदी अमित शाह कायर हैं, नारे लग रहे हैं, ये चोर है, वोट चोर है, चंदा चोर है, परीक्षा चोर है, सब कुछ तो चोर है। तो आज नारे लग रहे हैं और हिम्मत नहीं है जवाब देने की। अरे तुम तो कहते कि हाँ बोलिए, आप पूछिए क्या सवाल पूछने हैं, हम जवाब देते। लेकिन एक कहावत है, चोर जैसे ही साहूकार को देखता है, आवाज सुनता है कि कोई बोला तो भाग जाते, वैसे ही ये भागे हुए। तो चोरों से आप उम्मीद करें कि वो बहादुरी दिखाएंगे तो नहीं होगा, इनके हिम्मत नहीं है। परिसीमन बिल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, परिसीमन बिल पास नहीं होने वाला। इन्होंने जो पूरी कोशिश की थी, यही बता रहा हूं, अब राहुल गांधी वह राहुल गांधी नहीं है, अब वो रणनीति बनाते हैं। ऐसा घेर रखा है इन्हें कि अपनी समेटने में ही परेशान, इनसे सिमट नहीं रहा। इतना रायता उन्होंने फैला दिया है, और इतना फैल जाने से अब ये परिसीमन की बात क्या करें, अपनी ही बात नहीं करे पा रहे। यही तो राहुल गांधी का, इसीलिए अब राहुल गांधी बहुत परिपक्व हैं और अब इनकी हिम्मत दिखाई नहीं देती। इनका सारा गणित फेल इस समय चल रहा है। जी अजय जी, ये संसद सत्र वैसे ही खत्म हो जाएगा परिसीमन बिल पास किए बिना? नहीं, बिल्कुल नहीं पास हो पाएगा। अब पास होने का एक ही तरीका है, सारे कांग्रेस के और इनके सांसदों को सस्पेंड कर दें और बेईमानी कर लें, जैसे इन्होंने पहले किया था, चुनाव का बिल पास किया था।
लेकिन अब ये सजगता इसीलिए बरत रहे हैं, इसीलिए कोई ऐसा एक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप उसे ग्राउंड बनाओ, इसीलिए बहुत शालीनता से, तरीके से विरोध होता है। राहुल गांधी जिद नहीं करते, अपनी बात बोलते हैं, नहीं बोलने दोगे मत बोलने दो, हम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर बोल देंगे और बता देंगे तुमने बोलने नहीं दिया इसलिए यहां आके बोल रहे। ये है। तो अब राहुल गांधी ने इन्हें फंसा लिया है। अब तो गोदी मीडिया भी राहुल गांधी और विपक्ष की आवाज को उठा रहा है, भले ही डरा हुआ है, से उठाए, डरा हुआ है, जान रहा है कि ज्यादा कर रहे हैं। तो जेनजी ने दिखा दिया है जंतर मंतर पे कि तुम्हारी औकात क्या है, इसलिए डरे घूम रहे हैं और इसलिए भागे हुए। जी अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और ये उपचुनाव के और संसद के गतिविधियों का जो विश्लेषण किया, उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।